EFM फाइनेंशियल मैनेजमेंट। आज हम पढ़ेंगे क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो, जिसे बोलते हैं हम लेनदार आवर्त अनुपात। क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो, इसके बारे में यदि हम पढ़ें तो हम जानेंगे कि एक संस्था जिससे भी उधार माल खरीदती है वे उसके क्या कहलाते हैं, लेनदार कहलाते हैं। और उधार क्रय के बदले में जो भी विपत्र हम एक्सेप्ट करते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो बिल्स पेबल या देय विपत्र कहलाते हैं। ऐसी स्थिति में इनकी मात्रा जितनी अधिक होगी, संस्था को वर्किंग कैपिटल की भी उतनी कम आवश्यकता होगी, किंतु इनका समय पर भुगतान होना बहुत जरूरी होता है। और यदि हम इनका समय पर भुगतान नहीं करेंगे तो बिजनेस में किसी भी संस्था को भविष्य के अंदर वर्किंग कैपिटल प्राप्त करने में बहुत कठिनाई आ सकती है। इसलिए हम समय समय पर जितने हमारे क्रेडिटर्स और जितने भी हमारे बिल्स पेबल हैं उनकी क्रय की मात्रा का विश्लेषण करके हमें यह जानना जरूरी होता है कि संस्था कितने समय में अपने संपूर्ण लेनदारों का भुगतान कर सकती है। तो इसके लिए हम क्या निकालते हैं, इसके लिए हम क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो या लेनदार आवर्त अनुपात और औसत भुगतान अवधि, इन दोनों की गणना करते हैं। तो इस प्रकार से जो हमारा ये लेनदार आवर्त अनुपात है, ये क्या बताता है, यह अनुपात उधार क्रय के भुगतान में लगने वाले समय को प्रदर्शित करता है। दिस रेशियो is used to establish a relationship between net credit purchase and average trade creditors. The objectives of calculating this ratio is to determine the efficiency with which the creditors are managed. In the form of formulae, this ratio can be expressed as creditors turnover ratio is equal to net credit purchase divided by average payables. हम इस फॉर्मूले के माध्यम से कैसे निकालेंगे क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो, यदि हम नेट क्रेडिट परचेज में एवरेज पेबल्स का भाग दे देंगे तो हमारे पास में क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो आ जाएगा। यदि हम इसके इम्पोर्टेंस या सिग्निफिकेंस या इंटरप्रिटेशन की बात करें क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो की, तो हम क्या कहेंगे कि जितना ऊंचा हमारा लेनदार आवर्त अनुपात होगा वो शीघ्र भुगतानों को प्रदर्शित करता है। इसके विपरीत यदि हमारा लेनदार आवर्त अनुपात बहुत नीचा है तो ये क्या बताता है कि ये हमारे भुगतान में देरी को प्रदर्शित करता है। A high ratio indicates the shorter payment period, which implies either the availability of less credit or earlier payments. On the other hand, a low ratio indicates a larger payment period, which implies either the availability of more credit or delayed payments. इसी के साथ साथ हमें पढ़ना है इसके अंतर्गत एवरेज पेमेंट पीरियड। जैसे कि मैंने शुरू में बताया था कि क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो और एवरेज पेमेंट पीरियड, ये दोनों चीजें हम इसके अंदर पढ़ेंगे। तो एवरेज पेमेंट पीरियड जिसे हम बोलते हैं औसत भुगतान अवधि। औसत भुगतान अवधि जैसा कि नाम से क्लियर है, यह हमें क्या बताती है, औसत भुगतान अवधि हमें बताती है कि हमने लेनदारों को भुगतान करने में औसत रूप से कितना समय लिया है। द पीरियड शोज एन एवरेज पीरियड फॉर विच द क्रेडिट परचेजेस रिमेन आउटस्टैंडिंग एंड दिस इज एक्सप्रेस्ड एज, इसे हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसे हम कैलकुलेट करेंगे एवरेज पेबल्स डिवाइडेड बाय एवरेज क्रेडिट परचेज पर डे। यहाँ पर हम पर डे में लेंगे जो क्रेडिट परचेज है। इस तरह से हम एवरेज पेमेंट पीरियड की गणना करते हैं। हम दोनों ही स्थितियों में क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो और एवरेज पेमेंट पीरियड दोनों को ही हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से देख सकते हैं, जिसमें हम समझ पाएंगे कि किस तरह से हम क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो निकालते हैं, किस तरह से हम एवरेज पेमेंट पीरियड को कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है जिसमें हमें नकद तथा उधार दोनों प्रकार से वो माल क्रय करता है बिजनेसमैन, इसकी जानकारी दी गई है तथा बाकी के डिटेल्स दिए हुए हैं, जिसमें टोटल परचेज है 6 लाख, कैश परचेज है 1,30,000, परचेज रिटर्न है 51,000, क्रेडिटर्स एट द एंड 1 लाख हैं,
बिल्स पेबल्स एट द एंड 60,000 है एंड रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स 18,000 है। यहाँ हमें कहा गया है कैलकुलेट क्रेडिटर्स टर्नओवर एंड एवरेज पेमेंट पीरियड, दोनों की हमको इसमें गणना करनी है। सबसे पहले हम क्रेडिटर्स टर्नओवर कैलकुलेट करेंगे, जिसका फॉर्मूला में मालूम है नेट क्रेडिट परचेज डिवाइडेड बाय पेबल्स। अब यदि हम इस क्वेश्चन में देखें तो हमें नेट क्रेडिट परचेज कैसे निकालेंगे हम, यहाँ पर टोटल परचेजेस दे रखी हैं 6 लाख, उसमें से हम परचेज रिटर्न माइनस करेंगे और साथ ही साथ कैश परचेजेस को भी माइनस करेंगे, तो हमारे पास में नेट क्रेडिट परचेज आ जाएगी। तो इस तरह से टोटल परचेज है 6 लाख, उसमें से माइनस करेंगे कैश परचेज 1,30,000 और परचेज रिटर्न 51,000, दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा फिगर नेट क्रेडिट परचेजेस का 4,19,000। इसी प्रकार से दूसरा हमें निकालना है पेबल्स। पेबल की जहां तक जानकारी है, इस वाले क्वेश्चन में क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल एट द एंड दे रखे हैं, जिन्हें ही हम लेंगे और ये है 1 लाख और 60,000, तो टोटल हो गया 1,60,000। इसको यदि हम फॉर्मूले में रखते हैं तो 4,19,000 डिवाइडेड बाय 1,60,000 इज इक्वल टू 2.62 टाइम्स। इसका मतलब हमारा जो क्रेडिटर्स टर्नओवर है वो 2.62 टाइम्स है। अब इसी के साथ साथ हम इसमें एवरेज पेमेंट पीरियड की भी गणना हमें करनी है और उसका फॉर्मूला है पेबल्स डिवाइडेड बाय नेट क्रेडिट परचेज इनटू 365 डेज। यहाँ पर हम ऊपर अभी कैलकुलेट कर चुके हैं, हमारे पेबल्स हैं 1,60,000 और हमारे नेट क्रेडिट परचेजेस हैं हमारे 4,19,000। तो 1,60,000 डिवाइडेड बाय 4,19,000 इंटू 365, तो हमारा एवरेज पेमेंट पीरियड आ गया 139.38 डेज। ये बताता है कि हमें लगभग अपने लेनदारों को भुगतान करने में 139.38 डेज लग जाते हैं। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो और एवरेज पेमेंट पीरियड दोनों की हमने यहाँ पर गणना की है। तो ये हमारा क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो कंप्लीट होता है। थैंक यू।